गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं की पाठ पुस्तक से चैप्टर नंबर 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक, वनस्पति और प्राणी ऊतक। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऊतक समझने के लिए पहले हम शुरू करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक से। हमारी पाठ्य पुस्तक किन से बनी हुई है? पहले जो आते हैं अक्षर, अक्षर जैसे कि क, ख, ग, च या जितने भी, अगर इंग्लिश की बुक है तो ए बी सी डी से जेड तक के, ये हो गए हमारे अक्षर। अब इन अक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता, बहुत सारे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द जैसे कमल, स्कूल, विद्यालय, किस तरह। फिर उसके बाद ये शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य, जैसे कमल रोज स्कूल जाता है। तो इस तरह से आगे की रचना होती है वाक्यों की। फिर उसके बाद बहुत सारे वाक्य मिलकर आपकी पाठ्य पुस्तक का एक अनुच्छेद या एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के योग्य हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक उसी तरह जिस तरह एक मकान जो होता है बहुत सारी ईंटें जुड़ के बनता है, उसी तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका को शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहा जाता है। अब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो कि एक जैसे काम भी करती हैं। जैसे कि आपकी त्वचा एक प्रकार का ऊतक है, आपकी धमनियों में बहने वाला रक्त वो भी एक प्रकार का ऊतक है, आपकी हड्डियां हैं वो भी एक प्रकार का ऊतक है। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। जैसे आपका इस फेफड़ा है, आपकी किडनी है, आपके बोन्स है, इस तरह से अंग बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो कई अंग मिलकर अंग संस्थान बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें श्वसन संस्थान के चित्र दिखाया गया यहाँ पर। तो इसमें हमारी नाक है, श्वसन नलिका है, श्वसनिकाएं हैं और फेफड़े हैं, डायफ्राम है। इस तरह से मिलकर हमारा श्वसन संस्थान बनता है। और फिर बहुत सारे संस्थान मिलकर, जैसे पाचन संस्थान, फिर प्रजनन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, इस तरह से अलग अलग अंगों के समूह मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो अब हमने बात की यहाँ पर अंग के बारे में, आप जानते हो, पर हमने यहाँ बात की कोशिका और ऊतक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका और ऊतक क्या है। पहला है हमारा कोशिका। कोशिका क्या है? जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, अर्थात हमारे जीवन संबंधी सभी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब इन्हीं कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। और ऊतक जो है ये कोशिकाओं का समूह है, लेकिन कौन सी? जिनकी रचना और कार्य समान हो। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। अब ये ऊतकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम बात करते हैं पहले एक कोशिकीय जीव अमीबा की। यहाँ पर आप देखो, अमीबा जो है इसका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। इसके विपरीत हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। उसी तरह से सारे जगत के बहुत सारे प्राणी और वनस्पति, बहुत छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं, जैसे अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। नहीं तो अधिकतर प्राणी जो है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो अमीबा यहाँ पर एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर की सारी क्रियाएं, जैसे यहाँ पर आप देखो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो ये अमीबा इसी अपनी एक कोशिका वाले शरीर की सहायता से सारी क्रियाएं करता है। लेकिन वही जहां पर बहुकोशिकीय सजीव हैं, जैसे कि हमने अपना उदाहरण लिया है मनुष्य का, तो हमारे शरीर के अंदर एक भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई?
क्योंकि बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती है। अब इनको हर एक कोशिका जो है वो अलग अलग तरह का कार्य करने के कारण इनकी रचना जो है वो समान हो गई, और हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए समान रचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा। अब हमारे शरीर में इन ऊतकों के समन्वय के कारण ही हमारी दैनिक क्रियाकलाप जो है वो सुचारू रूप से हो पाते हैं। जैसे मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसरण के कारण, अर्थात हम अपना जब हाथ हिलाते डुलाते हैं तो ये किसकी सहायता से होता है? मांसपेशियों की सहायता से। वैसे ही अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो उनमें जो संवहनी ऊतक है वो पानी तथा अन्न का वहन शरीर के प्रत्येक भाग तक करते हैं। अब हमारे शरीर में या वनस्पतियों के शरीर में कार्यों का विभाजन होने के कारण हमारे शरीर के प्रत्येक जो जीवन संबंधी जो आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि सुचारू रूप से हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऊतक के प्रकार। ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक को सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे प्राणियों के अभिस्तर ऊतक व वनस्पतियों में मूल ऊतक। जबकि जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जल वाहिनियां और रस वाहिनियां। अब हम लोग इस पाठ में हम प्राणी ऊतक के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो प्राणी ऊतक के जो प्रकार है वो कुल 4 प्रकार के मुख्य प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इसमें से जो पहला प्रकार है अभिस्तर ऊतक, ये सरल ऊतक है, अर्थात इसकी जो सारी कोशिकाएं हैं वो रचना और कार्य में एक समान होती हैं। और जो जटिल ऊतक होते हैं उसमें बहुत तरह के ऊतक मिलके बनते हैं, जैसे संयोजी ऊतक है, मांसपेशीय ऊतक है और तंत्रिका ऊतक है। अब वनस्पतियों और प्राणियों के ऊतक में क्या अंतर होता है? ठीक है, वनस्पतियां जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, तो उनमें सारे ऊतक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पौधे को सपोर्ट देने के लिए बनते हैं। इसीलिए जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो काफी मजबूत और कठोर होती हैं। फिर उसके बाद वनस्पतियां जो है वो जीवन भर बढ़ती रहती हैं, है ना। जब हम उनके अगर जैसे आपने देखा होगा माली जो है वो कैंची लेकर वनस्पतियों को जो झाड़ियां जो लगाते हैं उनको कट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो झाड़ियां बड़ी हो जाती है। या आपने देखा होगा कि अगर कभी पेड़ की कोई डाली टूट जाती है या आपने तोड़ दी तो धीरे धीरे वहां से नई जो है शाखाएं वो निकल जाती है, क्योंकि वनस्पतियां जो होती हैं वो जीवन भर बढ़ते रहती हैं। तो यहाँ पर उनके इन भागों में विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं। विभाजीय ऊतक अर्थात ऐसे ऊतक जो पूरी उम्र विभाजित होते रहते हैं। जबकि उसके विपरीत अगर आप मनुष्यों में देखोगे या प्राणियों में देखोगे तो एक निश्चित आयु के बाद बढ़ना रुक जाता है ना। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो एक आयु के बाद हमारे शरीर की वृद्धि होना बंद हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर में विभाजीय ऊतक जो होते हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में, जैसे रक्त है, ठीक है, रक्त की कोशिकाएं जो है वो लगातार 3-4 दिन में मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन अधिकतर हमारा सारा शरीर जो होता है वो एक बार वृद्धि होने के बाद वापस नहीं होता। लेकिन वनस्पतियां जहाँ एक तरफ स्थिर होती हैं अपनी जगह पर, जहाँ वो उगती हैं वहीं पर स्थिर होती हैं। कुछ जलीय या पानी में रहने वाली वनस्पतियां हैं जो मूवमेंट करती हैं, लेकिन वो पानी की धारा के अनुसार बहती हैं, ठीक है। नहीं तो वनस्पतियां जो होती हैं वो एक स्थान पर स्थिर होती हैं। इसके विपरीत जो प्राणी होते हैं वो अन्न, निवास स्थान, साथी इत्यादि की खोज के लिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह
जाते रहते हैं, है ना। पेड़ की तरह एक जगह खड़े तो नहीं रहते वो। तो इस वजह से उनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर प्राणियों के जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अधिकतर कोशिकाएं जो है वो जीवित है ना। क्या आप बता सकते हैं हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पहचानना बिल्कुल आसान है। जैसे अगर हम बाल कट करें अपने तो हमें दर्द नहीं होता, नाखून कट करें तो भी हमें दर्द नहीं होता, अर्थात ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये मृत कोशिकाएं हैं। लेकिन वनस्पतियों में इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो उनमें मृत कोशिकाओं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो पेड़ का तना होता है, जो छाल वगैरह होती है, वो वास्तव में मृत कोशिकाएं होती है। तो वनस्पतियों में मृत कोशिकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर उसके बाद प्राणियों में वृद्धि जो है वो सारे शरीर में एक होती है, और ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ भाग विभाजक हैं या अविभाजक हैं। वनस्पतियों में आप देखोगे तो उनके जो सिरे होते हैं वो आसानी से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो उनका तना होता है, जैसे अगर हम एक पेड़ की बात करें तो उसका तना जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसकी शाखाएं जो होती हैं वो बढ़ते रहती हैं। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर की बात करें तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे हाथ पैर आंख मतलब शरीर का हर अंग उसी अनुपात में बड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि प्राणी ऊतक और वनस्पति ऊतक में क्या अंतर होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में। तो प्राणी कोशिका जो रहती है उसका मुख्य जो अंतर होता है वनस्पति कोशिका में, कि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसी तरह से प्राणी ऊतक जो रहते हैं वो काफी जटिल प्रकार के होते हैं और उनमें बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती है। इसके विपरीत वनस्पति ऊतक जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता। अब हम आगे आते हैं प्राणी ऊतक के बारे में। प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं, जैसे फेफड़े, श्वसन नलिका इत्यादि। कुछ अंग जो है और मांसपेशियों के आकुंचन और प्रसरण के कारण श्वसन कार्य आसानी से पूरा कर लेते हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतकों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब इसमें प्राणी ऊतक में अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इसमें से मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिस्तर ऊतक जो है वो एक सरल ऊतक है, और संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये क्या है? जटिल ऊतक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक जो है ये रक्त, ठीक है, जो हमारा खून है, ये एक संयोजी ऊतक का प्रकार है। हम इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ सकता है, कम्युनिकेशन होता है। किस तरह से? क्योंकि रक्त ही है जिसके माध्यम से जब हम खाना खाते हैं, हमारा भोजन जो है आहार नलिका में जाकर उसका पाचन होता है, तो जो पोषक द्रव्य होते हैं वो रक्त के माध्यम से ही शरीर के हर अंग, हर कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाकर रक्त में मिल जाती है, और फिर रक्त की सहायता से यह ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रक्त जो है एक महत्वपूर्ण संयोजी तत्व है, ऊतक है। सॉरी। इसके अलावा जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होते हैं, ठीक है, तो वो भी उत्सर्जी पदार्थ भी रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका रक्त में अपने उत्सर्गी पदार्थ मिला देती है। फिर वहां से वो रक्त वृक्क में ले जाया जाता है, जहां पर कि छान कर हानिकारक द्रव्य जो है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक है। ये एक जटिल ऊतक है क्योंकि इसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। जैसे पहली लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा सफेद रक्त कणिकाएं, इस तरह की कोशिकाएं होती हैं।
अब हम पहला सरल ऊतक प्राणी ऊतक में अभिस्तर ऊतक ये पढ़ेंगे। अभिस्तर ऊतक का मतलब होता है बाहरी ऊतक। हमारे शरीर के बाहरी स्तर, जैसे आपकी त्वचा है, ये एक प्रकार का अभिस्तर ऊतक है। और जो जैसे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो काफी मजबूत बनाया जाता है ताकि बाहर से अंदर आने जाने वालों पर कंट्रोल रहे, उसी तरह से हमारी जो त्वचा है, जो अभिस्तर ऊतक है, ये काफी मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएं उनके बीच अन्य कोशिकाओं से तंतुमय पटल द्वारा अलग होती हैं। त्वचा, मुंह के अंदर की त्वचा, रक्तवाहिनियों के स्तर, फेफड़ों के वायुकोश का स्तर इत्यादि अभिस्तर ऊतक के बने। मतलब कोई भी बाहरी स्तर होगा, जैसे हमारे गाल के अंदर की त्वचा है, वो भी एक स्तर है क्योंकि वो अंदर की तरफ सबसे बाहरी स्तर है। तो प्रत्येक अंग जो हमारा बना है उनकी जो बाहरी स्तर है वो अभिस्तर ऊतक का बना हुआ है। अब हम देखेंगे अभिस्तर ऊतक के प्रकार। पहला प्रकार जो है वो है सरल पट्टिकी अभिस्तर या फिर स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो है मुंह के आंतरिक भाग, अन्न नलिका, रक्तवाहिनियों, फेफड़े व वायु कोश के आंतरिक भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत थोड़ी सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और इसकी कोशिकाएं जो है वो पतली महीन चपटी कोशिकाओं के रूप में होते हैं। और जैसे टाइल्स होती है ना घरों में, टाइल एक से एक ऐसे लगा के बैठाते हैं, वैसे ही ये कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक कर लगी हुई होती है। और इनका कार्य क्या है कि निश्चित पदार्थों का वहन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्तरित पट्टकी अभिस्तर या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्तरित पट्टकी अभिस्तर जो होता है, ये जैसे हमने सरल पट्टकी अभिस्तर पढ़ा तो वहां पर एक ही लेयर होती है, लेकिन स्तरित पट्टकी अभिस्तर में ऐसी बहुत सारी लेयर होती है। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने डेली जो काम करते हैं उसके लिए हमारी जो त्वचा जो है वो छिलते रहती है। तो अंदर से जो स्तरित पट्टकी अभिस्तर होता है वो अंदर से नए नए स्तर का निर्माण होते रहता है। इसीलिए जब आपकी त्वचा पे कहीं पर भी कट लग जाता है या छिल जाती है तो थोड़े दिन में नई त्वचा बन जाती है, क्योंकि त्वचा का जो अभिस्तर का प्रकार है वो कैसा है? स्तरित पट्टकी अभिस्तर। तो इसमें से जो निचली सतह होती है उसमें लगातार विभाजन होते रहता है और नया नया स्तर जो है वो बनते रहता है ताकि त्वचा की मरम्मत हो सके। फिर अगला जो है वो है ग्रंथिल अभिस्तर। ग्रंथिल अभिस्तर जो है वो त्वचा के अंदर की ओर होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां पर भी आपको पसीना, तेल, श्लेष्म या अन्य स्राव निकलते हैं। जैसे पसीना हमारे शरीर के त्वचा के ऊपर, श्लेष्म जैसे कि हमारी नाक के अंदर से निकलता है। फिर उसके बाद तेल, तेल भी हमारी त्वचा के ऊपर होता है। जैसे नाक वगैरह पे अगर आप गर्मी के दिनों में देखोगे तो आपको काफी सारा ऐसे सो के उठने के बाद गर्मी अगर है तो हमें तेल महसूस होता है, तो वहां वहां पर आपको ये तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये जो ग्रंथि अभिस्तर ऊतक है इसमें ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां त्वचा के स्थान के अनुसार तेल या पसीने का स्राव करती है और इनकी कोशिकाओं में जो स्राव होते हैं उनसे भरी हुई पुट्टिका होती है और उसका एक महीन सा छिद्र त्वचा में ऊपर की ओर खुलता है जहां से ये समय समय पर निकलते रहते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है स्तंभीय अभिस्तर ऊतक। स्तंभीय अभिस्तर ऊतक आंतों या अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। मतलब जैसे जब आप खाना खाते हो तो भोजन आपके आहार नलिका से होता हुआ आमाशय तक जाता है, वहां से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो जहां जहां भोजन जाता है वहां वहां समय समय पर जैसे कुछ पाचक रस होते हैं जैसे HCl, और तो वो कहाँ पर होते हैं? आमाशय में स्रावित होते हैं, वहां पर भोजन का
पाचन होता है, उसके आगे छोटी आंत में भी बहुत सारे पाचक रसों का श्रावण होता है। तो वहां पर ये स्तंभीय अभिस्तर ऊतक पाए जाते हैं और इनका नाम स्तंभीय, स्तंभ का मतलब पिलर, तो या कॉलम भी कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो स्तंभ के आकार की खड़ी कोशिकाएं अवशोषण का कार्य करने वाले अंगों की ऊपर की सतह इन कोशिकाओं की तरह होती है। तो इनका काम जो क्या है कि ये अवशोषण का कार्य कर सकते हैं या फिर ये पाचक रसों का स्राव भी करते हैं। तो इनका दो काम है, पाचक रसों का श्रावण और पोषक द्रव्यों का अवशोषण, अर्थात भोजन में पाचन रस ये मिलाते हैं और जो भोजन से, जब भोजन के पाचन के बाद जो पोषक द्रव्य बनते हैं तो उन पोषक द्रव्यों का अवशोषण भी स्तंभीय अभिस्तर ऊतक द्वारा किया जाता है। अगला है रोमक पट्टकी अभिस्तर या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम। रोमक, रोमक मतलब रोम, जैसे आपकी त्वचा पर महीन बाल होते हैं वैसे ही ये जो एपिथेलियम होती है इसमें महीन जो होते हैं रोम होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये? श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में, मतलब जैसे आपकी नाक के नीचे से जब ये आपने यहाँ पर ये रोमक अभिस्तर पाया जाता है और ये क्या करते हैं, श्लेष्म और हवा को आगे ढकेलकर श्वसन मार्ग को साफ करती है। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से बहुत सारे धूल और कीटाणुओं जो होते हैं वो हमारी नाक से प्रवेश करते हैं, तो वहां पर ये हमारे फेफड़ों की सुरक्षा के लिए ये श्लेष्म निकलता है, जिसके कारण जो धूल के महीन कण होते हैं वो श्लेष्म में चिपक कर रह जाते हैं और ये जो रोमक स्तर होता है ये इनको समय समय से आगे ढकेलते रहता है ताकि हमारी जो श्वसन मार्ग की सफाई होती रहे। अगला जो हमारा है वो है घनाभ रूपी स्तर। घनाभ रूपी स्तर जो रहती है ये घन अर्थात क्यूब, जैसे डाइस होता है ना आपका घनाकार, उस तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? वृक्क नलिका, लार में और ग्रंथि की नलिका में। और इनका आकार कैसा है? ठोसाकृति, मतलब ठोस होती हैं। और इनका कार्य क्या है? लाभदायक पदार्थ को मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना और दूसरा लार का श्रावण करना, अर्थात जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं मुंह के अंदर वहां पर ये घनाभ रूपी अभिस्तर ऊतक पाए जाते हैं। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करो। किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो आज हमने जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसमें हमने आज पढ़ा कि कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर हमने पढ़ा ऊतक समान रचना तथा समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा ऊतक के प्रकार, जिसमें दो प्रकार है हमारे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में एक ही प्रकार होता है, अभिस्तर ऊतक। और जटिल ऊतक में तीन प्रकार होते हैं, पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है मांसपेशीय ऊतक और तीसरा है तंत्रिका ऊतक। इसके बाद हमने आज विस्तार में अभिस्तर ऊतक के प्रकार पढ़े, जिसमें से हमारे कुल 6 प्रकार है। सरल पट्टकी अभिस्तर, स्तरित पट्टकी अभिस्तर, ग्रंथिल अभिस्तर, स्तंभीय अभिस्तर, रोमक पट्टकी अभिस्तर और घनाभ रूपी अभिस्तर। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।